बियर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज अ लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मेटिव नोटेशन ऑफ। तो एबिलिटी ऑफ पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जिसने दिया है वो है हमारे हॉरिजेंटल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी एंड दिस। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल हमेशा हमें बताता है वर्टिकल इक्विटी, यानी कि जिसको जो जितना एबल है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये है वर्टिकल इक्विटी। ये एक एक्चुअली पब्लिक गुड में भी वर्टिकल इक्विटी होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न विद। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसे कंसर्न होता है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दोनों। ये पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस भी है कि जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है लोग टैक्स भी देना प्रीफर करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑप्टिमल टैरिफ। तो ऑप्टिमल टैरिफ के अकॉर्डिंग मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द बेनिफिशियरी अकाउंट इज अ लार्जर अकाउंट इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर द पर्टिकुलर गुड्स और डिविएशन फ्रॉम ऑप्टिमल टैरिफ विल लीड टू फॉल इन वेलफेयर। तो हमें बताना है ऑप्टिमल टैरिफ के लिए कौन सा करेक्ट है। तो जो भी बेनिफिशियरी कंट्री है या लार्ज कंट्री है वर्ल्ड मार्केट के लिए, वो पर्टिकुलर गुड्स के लिए वो बेनिफिशियरी होगी ऑप्टिमल टैरिफ में। और डेविएशन है ऑप्टिमल टैरिफ के लिए, अगर ऑप्टिमल टैरिफ में डेविएशन होगा तो वेलफेयर घटेगा। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि दोनों ऑप्टिमल टैरिफ के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी में यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हिंदी में ये करेक्ट है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी डेवलप बाय मेलिट्स एज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ न्यू ट्रेड थ्योरी। तो न्यू ट्रेड थ्योरी को किसने डेवलप किया है? मेलिट्स ने। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, लेकिन इसमें इन्होंने क्या एक इम्प्लीकेशन दिया है। तो न्यू ट्रेड थ्योरी के हिसाब से जो मेलिट्स मॉडल है वो इंट्रा इंडस्ट्री डायनेमिक मॉडल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। वो इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू ट्रेड थ्योरी जो डील करेगा इंट्रा इंडस्ट्री फीचर जो होमोजीनियस फॉर्म और इन पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे बेस्ड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ट्रेड इंक्रीजेज एवरेज प्रोडक्टिविटी एज अ मोर प्रोडक्टिव फॉर्म एक्सपेंडेड, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा है कंजेक्चर दैट इनइक्वालिटी इन इनकम इन फर्स्ट इंक्रीजेज विद डेवलपमेंट एंड देन डिक्रीजेज विद फर्दर डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस ऐसे होता है जो कि कुजनेट ने दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे इनइक्वालिटी जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं वैसे वैसे इनइक्वालिटी इंक्रीज़ करती जाती है। इसके हिसाब से जो हम ये मेनली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ पे डिपेंड करता है, ना कि टाइम सीरीज़ इस स्टडीज़ पे। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ होती है जहाँ पे हम एक ही टाइम में डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करते हैं, जबकि टाइम सीरीज़ हमें ज़्यादा टाइम यानी कि कई सारे ईयर का हम एक साथ डेटा लेते हैं, उसको हम टाइम सीरीज़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इनइक्वालिटीज़ को चेक करने के लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ करते हैं। नेक्स्ट है द अनलिमिटेड इफेक्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड, जो एडम स्मिथ ने दिया था। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक एवरीवन तो बेनिफिट ऑफ ईच एक्ट्स एंड ओन इंटरेस्ट। तो इनके हिसाब से जो हमारा इकोनॉमी है उसके लिए कोई इनविजिबल हैंड काम कर रहा है जो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक कर देता है। सबका अपना 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 काम होता है, सब अपने ओन इंटरेस्ट पे काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो टाइम सीरीज़ क्राइटेरियन किसने दिया है? तो टाइम सीरीज़ क्राइटेरियन हमारे ए.के. सेन ने दिया है। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरियन दिया है ए.ई. कान ने सॉरी। द मार्जिनल ग्रोथ कंट्रीब्यूशन क्राइटेरियन दिया है हमारे ओटो इकर्टसन ने। एंड मार्जिनल पर कैपिटा री इन्वेस्टमेंट दिया है गैल्स्टन लेमनस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल मैच कर रहा है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी ये थर्ड करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारा इफ़ अ सेंट्रल प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द सोलो इज़ वैलिड, अगर सोलो का सेंट्रल प्रेडिक्शन वैलिड हो जाता है तो क्या होगा, पर कैपिटा रियल जीडीपी डिफरेंस अमंग द नेशनल विल इंक्रीजेस, क्या पर कैपिटा रियल जीडीपी नेशनल का इंक्रीज हो जाएगा, तो नहीं, ग्रोथ प्रेडिक्ट वैलिड होगा जब डिक्रीज होगा ये जीडीपी और नेशन विल डिक्रीजेज, रियल जीडीपी अमंग अ नेशन जब घटेगा तब इनका सेंट्रल प्रेडिक्ट ग्रोथ मॉडल वैलिड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया है और आईएस फंक्शन निकालना है। अगर हम आईएस का फंक्शन देखें तो एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन होता है C + I। इस हिसाब से अगर हमें आईएस का फंक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, y = C + I। चलिए इसमें सारा फंक्शन रख देते हैं, तो 0.75y + 110 - 0.25i। अब ये इधर जाएगा तो y - 0.75y = 110 - 0.25i। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आप 0.25y हो जाएगा और ये 110 - 0.25i। अब y को हम इधर ही रखेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 110 / 0.25 माइनस 0.25i / 0.25, इससे ये कैंसिल हो गया और ये इधर जाएगा तो y जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आएगा हमारा 440 - i। तो ये हमारा IS का इक्वेशन बन गया जो कि यहाँ पे है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ सेक्टर्स दिए हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को और वन ऑफ द ड्यूरिंग पीरियड, यानी कि हमें इस सेक्टर बताना है कि कौन सा ग्रेटर है एक दूसरे के उसमें। तो ग्रेटर के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड 2004 और 5 से लेके 2009 और 10 में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था IS और उसके लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा था जगह, तो वो पीछे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जगह छोड़ा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने उधर ही सॉल्व कर दिया था। हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि ये मॉडल कब आया था। तो महालनोबिस मॉडल सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का ये है। रोलिंग प्लान कब आया था हमारा, अगर इसका डेट देखें तो ये 1978 में आया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में आया था। डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे हमारा 1966 to 67 9 में हुआ था आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी 11th 5 ईयर प्लान में आया था जो कि 2002 और 2007 के करीब आया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको मैच करें तो A, C, B और D ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पीरियड 2014 एंड 16। तो इस पीरियड में ट्रू रिलेशन हमें बताना है। एक्सपोर्ट हैज़ बीन बायंट, क्या एक्सपोर्ट बायंट हो गया था इस टाइम पीरियड में, या तो एक्सपोर्ट तो बायंट नहीं होता। और प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैपन एट अ ब्रिक्स पेस, तो प्राइवेट कैपिटल इस स्टेट ये दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है कि द कोड यूज इन जीएसटी, तो जीएसटी में कौन सा कोड यूज़ होता है, इसका जो ऑप्शन है ये कट गया है। तो जीएसटी में हम यूज़ करते हैं HSN कोड। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर, यानी कि इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें HSN का तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर। तो HSN ठीक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे है तो HSN करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि 2019 से जाएं तो इन्फ्लेशन हमेशा घटता हुआ गया है हर एक उसमें।
तो यानी कि 2013 में 9 था, फिर घटते 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 2 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन हुआ है। इन्फ्लेशन कम होना को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। जब हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है, तो हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ है, तो जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है तो रिड्यूस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब हम डी इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं? तो डी इन्फ्लेशन जनरली जो प्राइस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का होता है वो कम हो जाता है, और इन्फ्लेशन मतलब कि स्लो ग्रोथ भी होना, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है जिसमें हम 3% तक का इन्फ्लेशन, 1 से लेकर 3% तक के इन्फ्लेशन में रहता है, जो कि इकॉनमी के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन अगर हम सेंसस से देखें तो वो है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन द प्राइस डेटा अगर हम 1980 से लेकर 2000 तक का डेटा देखें, द क्वांटिटी डेटा हैज़ गिवन ओनली for the year 2000, then which of type of index number taking 1980 as a base as a structure। तो कौन सा इंडेक्स नंबर बेस ऑफ द स्ट्रक्चर में लिया गया था? तो वो इंडेक्स नंबर है हमारा पाश्चे इंडेक्स, जहाँ पे हम बेस में प्राइस जो है वो लेते हैं। पाश्चे का अगर हम पाश्चे इंडेक्स का फॉर्मूला लिखें तो हमारा पाश्चे इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P1 Q1 और समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो ये हमारा पाश्चे इंडेक्स का है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमें ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई ए और बी हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और उन दोनों के बीच में का कुछ पार्ट होगा, उसको हम हटा देते हैं, उसको एक्सक्लूसिव पार्ट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे होता है, प्लस भी करेंगे तो भी सही है। अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पे हम इसको भी ऐड कर लेते, ए इंटीग्रेशन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये हमारा म्यूचुअली इंक्लूसिव बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सैंपल है 100 का जो कि पॉपुलेशन से लिया गया है, यानी कि 1000 का पॉपुलेशन है, उसमें 100 सैंपल लिया गया है, जिसमें ये 100 सैंपल जो लिए गए हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले तो स्मॉल फार्मर, फिर मार्जिनल फार्मर एंड लार्ज फार्मर। जब हम कभी भी अपने पूरे पॉपुलेशन को एक अलग अलग स्टेटा में बांट के और तब उन पे हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग भी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्लस्टर बनाते हैं और सब में रैंडम तरीके से सॉल्व करते हैं। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम हर एक 10th नंबर, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है और उसमें से हमें सैंपल ड्रॉ करना है, तो हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अगर हमने चूज़ किया है सैंपल ड्रॉ करने के लिए, तो पहला बच्चा हम जब ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम हर एक 10वां बच्चा लाइन में से निकाल लेंगे, हर एक 10वां बच्चा लाइन में से निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन सेट ऑफ अ मिनिमम वैल्यू व्हेन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम। तो जब भी डेविएशन मीन से लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू वो दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका हिंदी में दिया हुआ है तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बता दे रही हूँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम किससे मैच करेंगे? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है मोड, आई थिंक ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पल में। नहीं सॉरी, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है। जबकि हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मोड। तो इसके हिसाब से डी का थर्ड, तो डी हमारा थर्ड सिर्फ इसी में है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब 47 से लेके 50 तक का असर्शन टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसका। अभी मैंने सॉल्व किया। Many developing countries demand the movement of neutral person across countries should be promoted। क्या बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसमें हम न्यूट्रल कंट्री का डिमांड पर्सन को प्रमोट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सही है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन लेबर इंटेंसिव कंट्रीज। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये वहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ही उनका कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। तो रीज़न पे सही है और ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एक्सक्लूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन गुड्स। तो येस, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही वो करता है और नेगेटिव को छोड़ देता है। तो गिवन गुड यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को ही एक्सप्लेन करता है, उसके एक्सेप्शन को नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। और ये निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को कंसीडर कर रहा है, तो ये तो एकदम गलत है। ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को नहीं, ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को केवल कंसीडर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें से ए तो करेक्ट है लेकिन बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल एब्जॉर्ब अ मेजर पार्ट ऑफ अ वर्क फोर्स। तो क्या इंडियन एग्रीकल्चर आज भी मेजर वर्क फोर्स को वो कर रहा है? तो येस, हम अभी भी 50% से ज़्यादा पीपल एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो हमारा ए तो सही है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ हाई। तो नो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे वाले जितने वीडियोज़ हैं उसमें। तो हमारा रीजन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रीडमैन आर्ग्यू दैट मनी डिमांड फंक्शन इज स्टेबल फंक्शन। फ्रीडमैन के हिसाब से मनी डिमांड फंक्शन एक स्टेबल फंक्शन था। फ्रीडमैन एक मॉनेटरिस्ट है, इसको मैंने कई बार बताया कि जहाँ भी मनी की बात आए, वेलोसिटी ऑफ मनी की बात आए, सबको स्टेबल मानना, मनी को तवज्जो देना, ये सब फ्रीडमैन ने किया है। फ्रीडमैन ट्रीट्स मनी एज वन ऑफ द टाइप ऑफ असेट्स विच वेल्थ होल्ड कैन कीप अ पार्ट ऑफ देयर वेल्थ। तो येस, मनी को इन्होंने सब कुछ माना है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल जाए कि इस चैनल पे भी ऐसे क्वेश्चंस को करवाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच एंड